In the previous video, we have already covered the geomorphic cycles and their interpretation. In this video, we are going to cover the drainage pattern and drainage system. So in this video, we will cover drainage system and patterns. We will cover various types of drainage system, which include sequent and insequent systems, drainage patterns, and we will also cover basin morphology. In your syllabus, there are 3 types: 1D, 2D and 3D. We will cover 1D and 2D. 3D is in your syllabus, but not much questions are asked in 3D. So it's a waste of time to cover the 3D basin morphology. So let's start with the drainage system and patterns. So what is drainage system? Drainage system is basically nothing but the origin and development of stream through time. यानी टाइम के साथ कैसे स्ट्रीम्स डेवलप होती है उसे हम कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम. ड्रेनेज पैटर्न इज डिफरेंट फ्रॉम ड्रेनेज सिस्टम इन द सेंस दैट ड्रेनेज पैटर्न इज अ सुपर सेट ऑफ ड्रेनेज सिस्टम. सो द अरेंजमेंट एंड फॉर्म ऑफ ड्रेनेज सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज पैटर्न. किस तरीके से जो सिस्टम्स हैं ये अरेंज होते हैं उसको हम कहते हैं पैटर्न. ठीक है. सो द पैटर्न्स दैट आर फॉर्म्ड, दिस डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स. One is the slope, the other is lithology, किस तरीके की lithology है. If there is soft lithology, there will be different type of pattern. If there is hard lithology, there will be different type of pattern. If there is mix of soft and hard, there will be different type. Then it also depends on geological structure such as fold, fault and ruptures. किस तरीके के fold वहाँ पे मौजूद हैं, किस तरीके के fault मौजूद हैं, उस पर ये डिपेंड करता है किस तरीके के पैटर्न बनेंगे. और पैटर्न को देखकर भी हम ये पता कर सकते हैं कि किस तरीके के स्लोप होंगे, किस तरीके की वहाँ पे लिथोलॉजी हो सकती है और किस तरीके के वहाँ पे फॉल्ट या फ्रैक्चर्स हो सकते हैं. बेसिकली यही करा जाता है. पैटर्न को पढ़ने का मेन जो मकसद है, जो मेन इसका सिग्निफिकेंस है वो यही है कि हम उस पर्टिकुलर जगह की स्लोप बता सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर जगह की लिथोलॉजी बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पर किस तरीके के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है ये भी बता सकते हैं पैटर्न को पढ़कर. Now we will discuss the various type of drainage system. So we basically have 2 main type of drainage system. One is called sequent and another is called insequent. The sequent system are basically a system which follow the regional slope and structure. So एक particular जगह पे अगर हम कहीं भी देखें तो इस तरीके की हमें टोपोग्राफी दिखेगी, एक माउंटेनियस. इसमें एक स्लोप होता है, इसे कहते हैं रीजनल स्लोप. तो इस तरीके का जो स्लोप है, एक कर्व फिट लाइन अगर हम देखें तो ये हमारी होगी रीजनल स्लोप. लेकिन इसी में कुछ कुछ छोटी छोटी स्लोप्स मौजूद हैं, जैसे कि ये एक स्लोप है जो ऊपर जा रहा है, एक स्लोप है वापस ऊपर जा रहा है, एक नीचे आ रहा है. सो दीज आर कॉल्ड योर लोकल स्लोप्स. ठीक है. सो द सिस्टम विच फॉलो द रीजनल स्लोप, दिस स्लोप इट इज़ कॉल्ड सीक्वेंट, वेयर एज the system which does not follow regional slope they are called insequent. now हम देख लेते हैं sequence systems को डिटेल के अंदर. ठीक है. so I already told you that sequence systems are systems which follow the regional slope and structures. ये 4 तरीके के होते हैं. नंबर 1 consequent, नंबर 2 subsequent, नंबर 3 resequent and नंबर 4 obsequent. consequent streams are the first stream to originate at a location. They are of 2 types. One is longitudinal and another is lateral. अब इस longitudinal और lateral consequent को समझने के लिए एक डायग्राम से हम इसको समझते हैं कि assume that there is this type of structure like this and we will create a 3 dimension of it like this. So what is lateral and what is longitudinal? अब यहाँ पे आप देखिए ये स्ट्रीम, ये एक एंटीक्लिन स्ट्रक्चर है और ये एक सिंक्लिन स्ट्रक्चर है. इन दोनों को कंबाइन करके कुछ इस तरीके का फोल्ड बन गया. इसमें क्या होगा, जब वेदरिंग होगी, रेनफॉल होगी, तो इस एंटीक्लिन के जो एक्सिस है इसको जब कोई स्ट्रीम फॉलो करेगी इस तरीके से तो स्ट्रीम इस तरीके से आएगी. और यहाँ पे जो सिंक्लिन का बेस है यानी जो डिप्रेशन है इसमें स्ट्रीम कुछ इस तरीके से फॉलो होगी और वहाँ से बाहर आउट हो जाएगी.
यहाँ पे हमारे को कुछ ड्रेनेज सिस्टम देखने को मिलेगा इस तरीके से. सो दिस पर्टिकुलर stream, this is called longitudinal, and this particular streams, these are called lateral. So lateral follow the side of anticline. See, follow the side of anticline. Okay, then longitudinal follow the axis of anticline. Follow the axis of anticline like this. So this is two type of consequent. Then we have something called subsequent. So subsequent are streams that originate after consequent. So these are basically subsidiary streams of consequent. Consequent river की जो भी subsidiary होगी उसे subsequent बोलेंगे. ठीक है. The path controlled by folded rock such as anticline. Then we have resiquent. Resiquents are basically, these are subsidiaries of subsequents. These are streams that flow in the direction of consequent stream. जो भी स्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंट होगी उसे हम कहेंगे रेसिक्वेंट, एंड जो भी स्ट्रीम अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंट होगी उसे हम कहेंगे ऑब्सिक्वेंट. ठीक है. अब नेक्स्ट स्लाइड में एक डायग्राम से हम इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि कैसे ये बहती है, कैसे कनेक्शन है इन चारों का. ठीक है. सो ये मान लीजिए एक हमारे पास मेजर स्लोप है. सो दिस इज़ अ रीजनल स्लोप. इस तरीके से एक रीजनल स्लोप है. ठीक है. उस रीजनल स्लोप में एक स्ट्रीम बह रही है. सो दिस इज द मेन स्ट्रीम. ओके, दिस मेन स्ट्रीम इज कॉल्ड द कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम. दीज आर कॉल्ड सब्सिक्वेंट स्ट्रीम्स. अब इस सब्सिक्वेंट स्ट्रीम को भी सब्सिक्वेंट स्ट्रीम में भी दो तरीके से स्ट्रीम्स आ सकती हैं. एक इन द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंट आ सकती है, इसे कहते हैं रेसिक्वेंट, और एक अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ कॉन्सिक्वेंट, तो दीज आर कॉल्ड ऑब्सिक्वेंट. ठीक है. आप ऐसे याद कर सकते हो, सब्सिडरी से एस यू का मतलब सब्सिडरी, तो वो सब्सिक्वेंट हो गई. ओ का मतलब अपोजिट, तो अपोजिट का मतलब ऑब्सिक्वेंट. ओ से अपोजिट याद कर लो, अपोजिट बहेगी तो वो ऑब्सिक्वेंट हो गई. सब्सिडरी जो सब उसके बाद कॉन्सिक्वेंट के बाद बनेगी वो सब्सिडरी हो गई, तो वो आपकी हो गई सब्सिक्वेंट. अब हम देख लेते हैं एक और टाइप का स्ट्रीम सिस्टम, इंसिक्वेंट. इंसिक्वेंट्स मैंने आपको बताया, दीज आर बेसिकली द सिस्टम दैट डज नॉट फॉलो द स्ट्रीम, दैट डज नॉट फॉलो द रीजनल स्लोप. राइट. तो इसमें दो तरीके के हमारे पास सिस्टम है, एंटीसीडेंट एंड सुपर इम्पोज्ड. एंटीसीडेंट्स आर बेसिकली द सिस्टम्स दैट मेंटेन द ओरिजिनल कोर्स अक्रॉस द एरिया ऑफ अपलिफ्टमेंट. यानी कोई अपलिफ्टमेंट एरिया हो रहा होगा, वहाँ पर स्ट्रीम का जो डाउन कटिंग है वो इतना ज़्यादा है कि अपलिफ्टमेंट को भी वो अपलिफ्टमेंट होता जा रहा है, लेकिन डाउन कटिंग भी होती जा रही है. तो इस कंडीशन में देखो, ये कंडीशन भी लिखी है मैंने कि रेट ऑफ डाउन कटिंग मस्ट बी ग्रेटर देन द रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट. सो इन दिस सिनेरियो इस तरीके की स्ट्रीम्स बनती है, जिनका आता है एंटीसीडेंट. एक होती है सुपर इम्पोज्ड, जिसमें रिवर इरोड सॉफ्ट लिथोलॉजीज एंड एंटर द हार्ड लिथोलॉजी. यानी इन दोनों केस में क्या होता है कि रिवर अपना पाथ मेंटेन ही रखती है. ठीक है. सो इस तरीके की जो इररिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या सामने, चाहे से सामने हार्ड लिथोलॉजी हो, चाहे रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट ज़्यादा हो, रिवर अपना पाथ मेंटेन रखती है और रीजनल स्लोप को फॉलो नहीं करती. ठीक है. तो दीज आर कॉल्ड योर एंटी इनसिक्वेंट सिस्टम्स. अब हम देख लेते हैं ड्रेनेज पैटर्न. सो व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न? द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीम्स इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी इज कॉल्ड पैटर्न. ठीक है. आपके जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत सीधा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ड्रेनेज पैटर्न एंड डिस्क्राइब इट्स वेरियस टाइप्स. दैट्स इट. इतना सा क्वेश्चन आता है. आपको डिफरेंट टाइप्स आपके टाइप के पैटर्न्स होते हैं, जैसे ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, एनुलर, सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, रेडियल, डेंड्रिटिकल, पिनेट, बार्ब्ड, हेरिंगबोन, इंटरमीडिएट. ये सारे आपको जो आपकी मैंने बुक बताई थी सविंदर सिंह, उसमें से आपको डिटेल में ये पढ़ के जाना है. ठीक है. मैं यहाँ पे सारे नहीं बताऊँगा. तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट ड्रेनेज पैटर्न्स है. तो ये हमारा डेंड्रिटिकल पैटर्न्स. ये कुछ ट्री के जैसा स्ट्रक्चर रहता है.
ट्री की मेन ट्रंक है, उससे फिर यहाँ मेन इसकी सब्सिडियरी स्ट्रीम्स होती हैं इस तरीके से। अब इस सब्सिडियरी स्ट्रीम की भी कुछ सब्सिडियरी स्ट्रीम होगी, फिर उसकी भी सब्सिडियरी स्ट्रीम होगी, इस तरीके से पैटर्न बनता जाता है। और ये बहुत कॉमन है रिवर सिस्टम के अंदर, इस तरीके का सिस्टम पैटर्न करना, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियल पैटर्न। रेडियल में क्या होता है कि कुछ तरीके के स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि एक डोम स्ट्रक्चर है, डोम स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रीम्स हैं वो कुछ इस तरीके से रेडियली आउटसाइड की तरफ जाती हैं, इसे हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। फिर हमारे पास में आता है वो है ट्रेलिस पैटर्न। ये रहा, ये कुछ आपकी स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड के जैसा दिखता है। ये मेन स्पाइनल कॉर्ड है, फिर यहाँ से नर्व सिस्टम्स कनेक्टेड है। इस तरीके के जो पैटर्न्स होते हैं उसे हम कहते हैं ट्रेलिस पैटर्न। बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं ये आपको ये जो मैंने किताब बताई है सविंदर सिंह, इसमें से डिटेल में आपको पढ़ना है। हाईली स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये ज्योमॉर्फोलॉजी। आपको डायग्राम्स में आके आना है और सिंपल भाषा में लिख के आना है। तो इस तरीके के ये पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं ड्रेनेज बेसिन मॉर्फोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द गेट एग्जाम्स और न्यूमेरिकल टाइप के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए। गेट में हर साल सवाल आता है इसमें से, और बाइफर्केशन रेशो में से सवाल आया था, ड्रेनेज डेंसिटी में से सवाल आया है, इससे पिछली बार स्ट्रीम नंबर से सवाल आया है, स्ट्रीम ऑर्डर से सवाल आया है। हर साल कुछ ना कुछ सवाल आता है। अब स्ट्रीम फ्रीक्वेंसी पे आ जाएगा या स्ट्रीम टेक्सचर पे आ जाएगा सवाल। तो अब हम देखते हैं स्ट्रीम ऑर्डर। व्हाट इज़ स्ट्रीम ऑर्डर? स्ट्रीम ऑर्डर होता क्या है? सो स्ट्रीम ऑर्डर को समझने के लिए बेसिकली आप ये समझिए कि जैसे कोई एक स्ट्रीम है आपके पास, मेन स्ट्रीम है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी कुछ, वो इस तरीके से इसमें आ रही होगी और ये मेन स्ट्रीम होगी। तो इस स्ट्रीम को, ये जो मेन ट्रिब्यूटरी स्ट्रीम है, इसकी जो इंटेंसिटी है वो बेसिकली जो मेन स्ट्रीम है उससे बहुत कम होगी। ये मेन स्ट्रीम की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। सो ऑर्डरिंग सिंपली मीन्स द इंटेंसिटी। इसको म्यू से डिनोट करा जाता है। तो बेसिकली हमारे पास में 3 तरीके के सिस्टम है, ग्रेविनियस, श्रीव एंड श्रेडिंगर। सो इसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली 3 हमारे पास सिस्टम हैं। तो इसमें क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं स्ट्रीम्स की। तो जो ग्रेविनियस होता है ये सबसे पहला सिस्टम है, बहुत पुराना सिस्टम है। इसमें क्या होता है, जो मेन स्ट्रीम होती है उसको हम लीस्ट नंबर देते हैं, नंबर 1, ये मेन स्ट्रीम है। इसके बाद जो इसकी ट्रिब्यूटरी होती है उसको नेक्स्ट नंबर दे देते हैं, जैसे नंबर 2। तो ऐसे ही इसको भी नंबर 2 दे दिया, इसको भी नंबर 2 दे दिया। अब ट्रिब्यूटरी की जो ट्रिब्यूटरी होती है उसको फिर नेक्स्ट नंबर देते हैं, 3, फिर ये 3 है तो ये 4, फिर ये 4। तो इस तरीके से हम नंबर देते हुए जाते हैं स्ट्रीम्स वाइज। जो हाईएस्ट ऑर्डर होता है, फाइनेस्ट ट्रिब्यूटरी होती है, उसको दिया जाता है हाईएस्ट नंबर। तो ये सबसे फिंगर टिप ट्रिब्यूटरी बोलते हैं इसको बोलते हैं फिंगर टिप ट्रिब्यूटरी। ऐसे ही हमारे पास में एक श्रीव सिस्टम होता है। इसमें क्या होता है कि जो फिंगर टिप ट्रिब्यूटरी होती है उसको लीस्ट नंबर दिया जाता है। जैसे ये फिंगर टिप ट्रिब्यूटरी है तो ये 1, ये 1, 1, 1, 1, इस तरीके से। अब ये 1, 1 मिलके ये 2 बन गई, ठीक है, इस तरीके से। फिर ये 1, 1 मिलकर 2 बन गई, 2, 2 मिलके 4 बन गई, इस तरीके से। फिर ये 1 बन गई तो ये 1 और ये 4 मिल रही है, ठीक है। अब ये यहाँ पे 4 होगी, मान लो 4 और 1 5 हो गई, 5 + 4 ये बन गई 9, ये 1 तो ये बन गई 10। इसमें क्या होता है कि जो मेन स्ट्रीम होती है उसका हाईएस्ट ऑर्डर होता है, ठीक है, और जो बहुत करेक्ट है, जो मेन स्ट्रीम होगी उसकी हाई, जितना हाई ऑर्डर उतनी हाई इंटेंसिटी। श्रेडिंगर में क्या होता है, इट इज़ बेसिकली सेम एज श्रीव, बट इसमें जो लीस्ट, ये जो फिंगर टिप होती है इसको 2 नंबर दिया जाता है। ये 2 के मल्टीपल में चलती है। तो यहाँ 2, फिर ये 4 हो गई, तो ये 4 हो गई, 4, 4, 8 हो गया, इस तरीके से। ये 2 हो गई, ठीक है। फिर ये यहाँ आते आते मान लो ये 10 है तो ये 18 हो गई, इस तरह से। फिर ये 18, ये 2 तो ये 20 हो गई। तो ये बेसिकली 2 टाइम्स ही हो जाता है इसमें,
ये इसका 2 टाइम्स ही होता है, ठीक है। जहाँ भी आप देखोगे 2 टाइम्स आपको मिलेगा। जैसे ये 4 है तो ये 8 हो गया, इस तरीके से। ये 9 है, ये 18 हो गया, है ना। ये 9 है, ये 18 हो गया। ये 10 है, ये 20 हो गया, इस तरीके से। अब हम देख लेते हैं स्ट्रीम नंबर। स्ट्रीम नंबर क्या है? स्ट्रीम नंबर को हम डिनोट करते हैं NU से। होता क्या है ये? स्ट्रीम नंबर का सिंपल सा मतलब है कि कितने नंबर ऑफ स्ट्रीम्स है ऑफ ऑर्डर U। तो उसकी डेफिनेशन है द नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑर्डर म्यू। जैसे म्यू इज इक्वल टू 1, तो क्या करोगे आप? म्यू इज इक्वल टू 1 का मतलब काउंट कर लोगे कि नंबर 1 की स्ट्रीम्स कितनी है, ठीक है। मान लो जैसे ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है, इसमें ये ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरीज है, तो हम शरीफ सिस्टम लगाएंगे। नंबर 1 नंबर यहाँ पे 1, नंबर 2, नंबर 3 हो गया, ये नंबर 1 हो गया, तो ये यहाँ पर नंबर ये 2 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब मैंने बोला N1 का मतलब कि काउंट करो फर्स्ट ऑर्डर के नंबर्स कितने हैं। तो 1 2 3 4, ये 4 हो गया। N2 कितने हो गए? N2 1 2 2 हो गया। फिर N3 कितना हो गया? 1। N5 कितना हो गया? 1। तो इस तरीके से हम नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसके बेसिस पे, अभी आगे देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप यहाँ एक चीज़ देखो, तो जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है, देखो 1 2 3 5, जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहा है नंबर ऑफ ऑर्डर U कम हो रहा है। देखो 5 के लिए 1 है, 2 के लिए 2 है, 1 के लिए 4 है। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है कि जियोमॉर्फोलॉजी बहुत अफेक्टिव होती है रिमोट सेंसिंग के साथ। तो रिमोट सेंसिंग में क्या होता है, ये जो ऑब्जर्वेशन है जो मैंने आपको बताई है, ये ऑब्जर्वेशन बहुत काम की चीज़ है रिमोट सेंसिंग में। आप रिमोट सेंसिंग आपने करी और आपने नंबरिंग करना स्टार्ट कर दिया रिमोट सेंसिंग डेटा से, सैटेलाइट इमेज से। अगर आपका जो स्ट्रीम ऑर्डर है वो अगर उसका नंबर ऑर्डर बढ़ाने पर बढ़ने लगा, इसका मतलब ये है कि जो आपने इंटरप्रिटेशन करी है वो आपकी गलत है, आपको दोबारा करनी पड़ेगी। सो ये एक चेक होता है आपकी इंटरप्रिटेशन का कि अगर आपका ऑर्डर बढ़ता जा रहा है तो आपका नंबर कम होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं बाइफर्केशन रेशो। ये बेसिकली एप्लीकेशन है नंबर ऑफ ऑर्डर्स की। तो बाइफर्केशन रेशो का फॉर्मूला है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑर्डर म्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑर्डर म्यू प्लस 1। यानी मान लीजिए अब मैं आपको एक डेटा दिया, N1 इज इक्वल टू 4, N2 इज इक्वल टू 2, N3 इज इक्वल टू 1 और N5 इज इक्वल टू 1, ठीक। तो अब आर बी क्या हो जाएगा फॉर फर्स्ट सेट? सो RB1 हो जाएगा नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑर्डर म्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ स्ट्रीम ऑफ ऑर्डर म्यू फ्रॉम म्यू प्लस 1। सो N1 अपॉन N1 प्लस 1 दैट इज N1 अपॉन N2। तो ये हो गया 4/2, आंसर आ गया 2। ऐसे हमें निकालना है बाइफर्केशन रेशो। तो बाइफर्केशन रेशो एक इस सेट का हो गया, फिर एक इन दोनों सेट का हो गया, फिर इन दोनों सेट का हो गया। इन दोनों का जवाब आ गया जैसे 2, इनका आ गया 2, इसका आ गया 1, ठीक है। तो हाईएस्ट बाइफर्केशन रेशो कौन सा हो गया? 2। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। वो आपको बोल देगा, ये डाटा दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि हाईएस्ट बाइफर्केशन रेशो निकालो, तो आंसर इज 2। या लीस्ट बाइफर्केशन रेशो निकालो, आंसर इज 1, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब चीज़ ये है कि भाई बाइफर्केशन रेशो का सिग्निफिकेंस क्या है, भाई इसको पढ़ें क्यों? ये बेसिकली एरिया के बारे में बताता है हमको। एरिया के बारे में कैसे बताता है? जैसे जो माउंटेनियस रीजन्स होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स, इन एरियाज़ में अगर आप बाइफर्केशन रेशो निकालोगे तो वो बहुत ज़्यादा आएगा। RB की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है माउंटेनियस एरिया में। अगर आप फ्लैट एरिया में जाओगे और वहाँ पे RB की वैल्यू निकालोगे
तो बहुत कम आएगी रिलेटिव टू माउंटेनियस एरिया। तो ये एक सिग्निफिकेंस है। इट टेल्स अबाउट द टोपोग्राफी ऑफ एरिया। हाई बाइफरकेशन रेशियो मीन्स माउंटेनियस एरिया, लो बाइफरकेशन रेशियो मीन्स फ्लैट एरिया। तो अब हम देख लेते हैं ड्रेनेज डेंसिटी। ड्रेनेज डेंसिटी को डिनोट करते हैं हम डी से, ठीक है। इसका जो सिंपल फार्मूला होता है वो होता है टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रीम ऑफ ऑल ऑर्डर, यानी जितनी भी स्ट्रीम्स होगी फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर की, थर्ड ऑर्डर की, उन सब का लेंथ हम ऐड कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे बाय द ड्रेनेज एरिया। नाउ ये ड्रेनेज एरिया शुड बी इन किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसको करने से हमारे पास एक वैल्यू आएगी, उसे हम कहेंगे ड्रेनेज डेंसिटी। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? देखो ये हमें बताता है कि चैनल्स जो हैं किसी भी ड्रेनेज एरिया में वो कितने क्लोज हैं, उनकी क्लोजनेस कितनी है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा क्लोज होंगे उस वो ड्रेनेज डेंसिटी उतनी डेंस होगी, ठीक है। अगर ड्रेनेज डेंसिटी हाई है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर एरिया जो है वो इम्परमेबल है, यानी वो बहुत मुश्किल से जो है इरोड होता है। और जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा है। स्लोप ज़्यादा होने की वजह से और इम्परमेबल होने की वजह से वहाँ पे बहुत डेंस जो है स्ट्रक्चर्स या डेंस पैटर्न्स हमें मिलते हैं। ड्रेनेज डेंसिटी कम अगर होगी तो वो एरिया परमेबल होगा और उसका स्लोप कम होगा। अब हम देख लेते हैं ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी। ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी में और इसमें अंतर क्या है? ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑर्डर यू डिवाइड बाय एरिया। ड्रेनेज डेंसिटी में फॉर्मूला डिफरेंट होता है, उसमें होता है टोटल लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम्स, ठीक है। इसमें ये नहीं होता, इसमें होता है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑल ऑर्डर। अब होता क्या है? तो ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी बेसिकली हमें ये बताता है कि इंटेंसिटी बताता है कि स्ट्रीम्स इंटेंस है या नहीं, उसकी एनर्जी कितनी ज़्यादा है। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी इंटेंस स्ट्रीम्स होंगी उस जगह पर। अब हम देख लेते हैं ड्रेनेज टेक्सचर। इसको डिनोट करते हैं dt से। इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑल ऑर्डर डिवाइड बाय पेरीमीटर। देखो डिफरेंस क्या है? इससे पहले वाले में सब में एरिया था, इसमें पेरीमीटर है। पेरीमीटर सिर्फ किलोमीटर में आएगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑल ऑर्डर डिवाइड बाय पेरीमीटर। ड्रेनेज फ्रीक्वेंसी का था नंबर ऑफ स्ट्रीम्स ऑफ ऑल ऑर्डर डिवाइड बाय एरिया, और ड्रेनेज डेंसिटी का था टोटल लेंथ ऑफ ऑल स्ट्रीम डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है। अब ये क्या बताता है? इट टेल्स अबाउट द रिलेटिव स्पेसिंग ऑफ स्ट्रीम्स पर यूनिट लेंथ, यानी पर यूनिट लेंथ में कितनी स्पेसिंग है स्ट्रीम्स में वो बताता है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा टेक्सचर होगा, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में से हम फ्लूवियल जियोमॉर्फोलॉजी को देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो से आपको रीडिंग करनी है। इसमें भी आपको रीडिंग करनी है जो सबिंदर सिंह मैंने आपको बुक बताई है, उसमें से आपको ये पर्टिकुलर जो टॉपिक है ये वाला ड्रेनेज सिस्टम का, उसमें आप देखिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप रीडिंग लगाइए। थैंक यू।